बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 27 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और अगर आपको एपिसोड पसंद आती है तो आपको लाइक कमेंट और शेयर करना तो बनता है। हाँ जी, नावल नेम कल्बेज़र अस्कलम, उर्दू नावल्स आर्चिव एमी राइट्स। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। गाड़ी घर के बड़े से पोर्च में दाखिल हुई तो मोमिन और लकी गाड़ी से उतरते मियाँ की जानिब बढ़े थे। वो दोनों ही चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए हुए थे। मोमिन ने गाड़ी मुलाजिम के हवाले करते दूसरे मुलाजिम को गाड़ी से मियाँ का सामान निकालने को कहा था, जो हाथ बांधे ताबेदारी से गाड़ी के पास खड़ा था। मियाँ तो पुरतजस्सुस से इसी महल नुमा हवेली को देख रही थी। इसने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार ऐसा लाइफस्टाइल का सामना किया था जहाँ ज़िंदगी की हर नेमत मौजूद थी, वरना अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इसने बहुत मुशक्क़त और तकलीफ़ें देखी थी। मोमी ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते मैया को हाथ बांध कर देखा था। लकी ने भी शर्मीला सा मुस्कुराता इसके साथ ही खड़ा मैया को देख रहा था, जो बड़े ही मज़े से पूरी हवेली का एक्सरे कर रही थी। हाउ इज़ इट? मोमिन ने मुसलसल इसे घर को इश्तियाक भरी नज़रों से देखते बलाखिर पूछ ही बैठा था। नाइस। मियाँ ने मुस्कुराकर मोमिन को देखते कहा था कि एक पल को तो मोमिन इसकी मुस्कुराहट में खो सा गया, फिर खुद को फ़ौरन से कंपोज़ करता बोला, बाय द वे आल्सो नाइस टू मीट यू। मोमिन की बात पर मियाँ की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। थैंक यू, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत आला अखलाकियात हैं आपके। मियाँ मसनूई सा मुस्कुराते दाँत पीसकर बहुत पर ज़ोर देते बोली थी और एक नज़र इन दोनों को देखते बिला झिझक के अकेले ही अंदर की जाने बढ़ गई थी। मोमिन और लकी की तो मुस्कुराहट एकदम से सिमटी थी। मोमिन मुँह खोले मियाँ के अंदर जाती पूछ को घूरी जा रहा था। अबे ओ लकी, तूने सुना या सिर्फ मुझे ऐसा लगा? मोमिन गुमसुम से अंदाज में हैरतज़दा बोला था। नहीं भाई, मैंने भी सुना। लकी की भी हालत इससे मुख्तलिफ नहीं थी। मोमिन ने पूरा मुंह खोलते आंखें फाड़े लकी को देखा था। इसे तो उर्दू आती है, यानी इसने मेरी सारी बूंगी बातें सुन ली जो मैंने गाड़ी में इसके बारे में की थी। मोमिन ने मारे शर्म के अपने लब काटते दोनों हाथों से चेहरा ढांपा था। अब क्या होगा? लकी परेशानी से इस जगह को देखते बोला था जहाँ से मियाँ पूरे एतमाद के साथ चलती अंदर गई थी। होना क्या है भाई, अब बैंड बजेगी, तैयार हो जा। सबसे पहले भाभी को बताएगी। वो फल्ला, कितना उल्लू का पट्टा हूँ मैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने ही बात शुरू की थी। मोमिन लकी को देखता हफ्की से बोला था। मेरी वजह से नहीं, मैंने कहा था कि उसके हुलियों को इतने बुरे अंदाज में डिस्कस करे। लकी भी गुस्से से आंखें दिखाते दू बदू बोला था। यार लकी, अब मैं इसका सामना कैसे करूंगा? मोमिन परेशानी में अपने बालों में हाथ फेरते बोला था। अंदर तो चले, फिर कोई प्लान बनाते हैं। लकी से ज़बरदस्ती अपने साथ घसीट से अंदर ले आया था। बीजान और बीबी श्री दोनों हाल में बैठी साथ जोड़े पश्तो ज़ुबान में राज़ व न्याज़ कर रही थी कि अचानक से बीबी श्री की नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, जो मुंह उठाए पूरे घर का बगौर जायज़ा ले रही थी। ने, ये कौन आया है? बीबी श्री ने नज़रें इस लड़की पर ही जमा कर बीजान को मुखातिब किया था, जो बिना रुके फर पश्तो बोलते उनसे कोई अहम बात कर रही थी। कौन है? बीजान ने बीबी श्री की नज़रों के ताक़ुब में देखा तो सामने एक सांवली सी रंगत की लड़की खड़ी इन्हें ही देखकर धीमे से मुस्कुरा रही थी। बीजान को इसका हुलिया देखते ही कहीं से वो पाकिस्तानी नहीं लगी थी। वो जो सफ़ेद जॉगर्स के ऊपर सफ़ेद ही पैंट और पीच सिल्क की शर्ट पहने, अपने घुंघराले ब्राउन बालों की ऊंची सी पोनी बनाई, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने, कंधे पर बैग लटकाए, इन्हें ही बड़े तजस्सुस से देख रही थी। दुपट्टा तो इसके पास सिरे से था ही नहीं। अभी बीजान कुछ बोलती कि अपने पीछे से ईमान की चहकती आवाज़ उन्हें सुनाई दी थी। मियाँ ईमान पुरहलूस अंदाज में मुस्कुराती इस लड़की के गले आ लग गई थी। इनके मिलने के अंदाज़ के शिद्दत से ये तो वाज़ेह हो गया था कि इस सांवली लड़की का ताल्लुक ईमान से था, जो इसे बड़ी उल्फत से अपनायत के साथ अपने गले मिल रही थी। बीबी श्री और बीजान ने बैक वक्त एक दूसरे को देखते हुए आंखों ही आंखों में इशारा किया था। ईमान बेटा, ये कौन है? सोफिया बेगम, जो किचन से शोर सुनकर बाहर आई थी, सामने ईमान के साथ खड़ी लड़की को देखकर बोली थी, खालाजान, इससे मिलें, ये मियाँ है, मेरी दोस्त, इंग्लैंड से आई है, मेरे साथ रहती थी, यूँ समझ लीजिए ये बहन है मेरी। ईमान के तारुफ देने पर सोफ़िया भी बड़े अच्छे अंदाज में मियाँ के गले लगी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मियाँ ने पास सोफ़े पर बैठे बुजुर्ग दो दो बुजुर्ग खातून को देखते रवायती अंदाज में सलाम किया, जो इसका ही सर पैर एक्सरे कर रही थी। बीजान और बीबी शिनी तो इसके इस कदर सुलझे अंदाज पर चौंकी गई थी कि इसके ज़ाहिर को देखकर कतई नहीं लग रहा था कि वो पाकिस्तानी रवायात को जानती होगी। अरे तुम्हें उर्दू भी आती है क्या? सोफ़िया बेगम को भी खुशगवार हैरत हुई थी। जी खालाजान, इसे पाकिस्तानी ज़ुबान, रवायात, मज़हब पर हर शय के बारे में पता है। मैंने सब सिखाया। सोफ़िया बेगम बीजान और बीबी श्री की आंखों में हैरत देखते ईमान मुस्कुरा कर बोली थी। तो क्या मुसलमान? और बीजान ने भी इसे दिलचस्पी से देखते पूछा था। इन्हें अब बगौर
जायज़ा लेने के बाद मियाँ अच्छी लड़की मालूम हो रही थी। नो आंटी, मैं क्रिश्चियन हूँ। मियाँ ने बीजान को देखते बाइतमादी से मुस्कुराकर जवाब दिया था कि जबकि बीजान तो इसके इन्हें आंटी कहने पर ही बुरा मान गई थी। आंटी नहीं लड़की, बीजान को। बीजान ने कड़े तेवरों से मियाँ को घूरा तो वह शर्मसारी से मुस्कुराती माजरत करती अपने अल्फाज की दुरुस्तगी कर गई थी। इतने में लकी और इसके पीछे छुपता नज़रें चुराता मोमिन भी अंदर दाखिल हुआ था। मोमिन को देखते मियाँ ने नज़रअंदाज करते नज़रें घुमाई थी। इसके ऐसे रवैये पर मोमिन जो पहले से ही शर्मिंदा था, मज़ीद शर्मसार होता, चेहरा झुका। मियाँ से बातें करने के बाद सब घर वालों का वो दरमियाने कद की लड़की बहुत अच्छी और अपनी-अपनी लगने लगी थी, जो थोड़ी ही देर में सबके साथ घुल-मिल गई थी। बीजान तो इसे अपने पास बिठाए बड़े ही प्यार से मुस्कुरा-मुस्कुरा कर देखी जा रही थी और इसकी रवानी से बोलती उर्दू से मुतासर सी हो रही थी। इन्हें वो चुलबुल सी पुरकशिश लड़की बड़ी सही समझदार और अच्छे दिल की लगी थी। बीजान इसकी थोड़ी-सी महफ़िल करने के बाद ही अपनी उम्र के तजर्बे से समझ चुकी थी कि वो लड़की छोटी-सी ही उम्र में ज़माने भर की ठोकरें खा चुकी है। इसकी आँखों की मुस्कुराती चमक के पीछे छुपा दुःख तो सोफ़िया बेगम से भी मख़फ़ी नहीं था। वो भी तो खुद पर तजुर्बा कर चुकी थी। सामने बैठी खुलकर हँसती लड़की का अंदाज़ वो बखूबी समझ चुकी थी। दूसरों को मुस्कुराने पर मजबूर करता वो चेहरा अपनी खोखली हँसी के पीछे दुखों को छुपा रहा था। सोफ़िया बेगम भी इस सब से गुज़र चुकी थी, तो ये अपने जैसे को पहचानना मुश्किल तो ना था। मियाँ को भी ईमान की ससुराली फ़ैमिली अपनी सी लगी थी, प्यार देने वाली। थोड़ी ही देर में वो सबके साथ ऐसा महसूस कर रही थी, जैसे अपने ही घर में हो। बस जब भी मोमिन इसके सामने आता तो इसके चेहरे के तसव्वुरात बदल जाते थे। अचानक से चेहरे पर बेज़ारी और सख्ती सी आ जाती थी। बहुत अच्छा किया तुम आ गई, मेरी शादी अब वो तुम गुज़ार कर जाओगे, समझी? मियाँ और ईमान दोनों कमरे में बैठी आपस में बातें कर रही थी। माँ ने खुद पर बीती सारी दास्तान तफ़सील के साथ मियाँ को बयाँ दी थी और जिस पर वो बहुत अफ़सुर्दा होती, रो भी दी थी, जिसे बमुश्किल ईमान और हानि ने चुप करवाया था। हाँ, देखा किस्मत ले आई मुझे यहाँ, प्यार सच्चा है मेरा, तभी तुम्हारी शादी पे पहुँच आई। वैसे तुमने अभी तक जीजा-जी से नहीं मिलवाया? मियाँ ने शिकवा करते कहा था। हाँ, वो अभी घर नहीं आए, वैसे भी हमारा पर्दा चल रहा है, अब शादी तक हम एक-दूसरे से नहीं मिलेंगे, ये भी एक किस्म की रवायत ही समझ लो। ईमान शर्माती हुई बोली थी। ओए होए! देखो तो मैडम शर्मा-सी घबरा रही हैं। मियाँ ने पुरजोश होते शरारती अंदाज में कहा था, क्या है? तंग नहीं करो मुझे, ऐसे कुछ भी नहीं है, एक आम-सी बात तो की है, तुम तो वैसे ही अब मेरी जान नहीं छोड़ोगी। ईमान अपना हफ़्फ़त मंडाती ज़िद होकर बोली थी। अच्छा जी, आप ये तो ना कहो कि ऐसा नहीं है, शक्ल देखो अपनी शीशे में, गर्दन तक सुर्ख पड़ गई और मियाँ इसे अपने हिसाब में लेते मुस्कुरा के बोली थी, अच्छा बस तुम बताओ कैसा रहा सफ़र मेरे भाइयों के साथ? ईमान ने बात का रुख बदलते जैसे पूछा था। नाम भी ना लो इसका मेरे सामने। मियाँ ने मुँह बिगाड़ते ईमान के गिर्द बाँधे अपने बाजुओं का हिसार तोड़ते कहा था। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? ईमान फ़ौरन से संजीदा होते बोली। कुछ, बहुत कुछ। तुम्हारा वो जो देवर है ना, क्या नाम है इसका? वो जो बियर्ड वाला है, बड़ा वाला लड़का था जो मोमिन, ईमान ने इसकी निशानी बताने पर इसे नाम बताया था। हाँ, व्हाटएवर, मेरा ना दिल चाह रहा था इस मगरूर इंसान का मुँह तोड़ दूँ, मियाँ ने गुस्से की शिद्दत से दाँत पीसते कहा था, जबकि ईमान तो हैरानी से इसके गुस्से को देख रही थी। आखिर ऐसा क्या कह दिया इसने तुम्हें? ईमान नरमी से हँसते बोली थी। क्या कह दिया ये तो मत ही पूछो ना, क्या कहा है इसने? ये कहो क्या नहीं कहा? मियाँ गुस्से से बेड पर उछल-उछल कर ईमान को अपनी हालत से आगाह कर रही थी और ईमान को इसकी हालत को देखकर हँसी आ जा रही थी। अच्छा, फिर यही बता दो क्या नहीं कहा? ईमान ने तजस्सुस से मियाँ को गुस्से से सुर पड़ते चेहरे को देखकर पूछा था। अमूमन वो छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होती थी। वो मगरूर इंसान खुद को समझता क्या है? अपने इस बोतल के मुँह वाले व्हाइट कलर के देवर से कह देना अगर वो दुनिया का आखिरी उल्लू भी बच गया ना तो शादी तो दूर से इसे अपना दोस्त भी ना बनाऊँ। मियाँ तो ईमान के पूछने पर फाटी पड़ी थी। तुम इसे उल्लू कह रही हो मगर क्यों हुआ क्या है? ऐसा और ये शादी कहाँ से आ गई? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ईमान ने इसकी बात पर कन्फ्यूज़ सी हो गई थी। हाँ, कहा उल्लू बल्कि उल्लू का पट्ठा बकरी के मुँह वाला समझता क्या है खुद को? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइट स्किन पर गॉसिप करने की? इसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ इसे शादी करने आ रही हूँ? हर लड़की को इसने अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा है मतलब अब वो मुझे देखकर डिसाइड करेगा कि इसे मुझसे शादी करनी है या नहीं। अरे! मुझे जज करने से पहले मुझसे भी पूछ लेता। मैंने क्या सोचा था इसे एक नज़र देखकर। मियाँ अपने दिल का गुबार निकालते अब गहरे साँस लेते खुद को हल्का-फुल्का महसूस कर रही थी। अच्छा जी, तो तुम भी ये बता ही दो फिर कि तुमने इससे पहली नज़र देखकर क्या सोचा था? मियाँ की बात दोहराते ईमान शरारत से बोली थी।
मियाँ ने मुँह बसोर के इसे देखा था। मैंने तो सोचा था बंदा तो हैंडसम है, पर इस बंदे ने अपनी फर्स्ट इंप्रेशन पर पानी फेर के रख दिया। इन दोनों को नहीं मालूम था कि मुझे उर्दू आती। यार क्या बताऊँ, सो मच डिस्गस्टिंग। इसने कहा मेरे बाल ऐसे हैं जैसे चिड़िया का घोंसला, और मुझे देखकर ऐसा लगता है मैं अफ्रीका के जंगलों से आई हूँ। इसने मेरी हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया। वो होता कौन है मेरे बारे में बात करने वाला? हाँ, या फिर से गुस्से में आती ऊँची आवाज़ में बोली थी, "ये सब मोमी ने कहा, मैं नहीं मानती।" हाँ, माना थोड़ा-सा शरारती है, फ्लर्टी सा, बट ऐसा नहीं है। वो ईमान बेयकीनी से बोली थी। नहीं तो क्या, मैं चवले मार रही हूँ। मियाँ ईमान को मोमिन की तरफ़दारी करता देखकर इसे खा जाने वाली नज़रों से देखकर बोली थी, "नो, नो यार, ये नहीं कह रही, मुझे बस यकीन नहीं आया। तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं बात करूँगी इससे। सॉरी बोले तुम्हें?" ईमान भी माथे पर बाल डालते संजीदगी से बोली थी, "इसकी सॉरी मेरे पैरों तले, और तुम कोई बात नहीं करोगे इससे।" मियाँ का बढ़ता गुस्सा देखकर ईमान ने पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया तो वो एक ही साँस में ही मुँह को लगाती हाली कर गई थी। अहमद जो गुनगुनाता अपनी धुन ध्यान में रूम की जानिब जा रहा था, आधी रात को आहट महसूस करते चौंकता रुका था। इस इधर इसने डरते-डरते आवाज़ के ताक़िब में देखा तो वो पल को चौंका था। सामने उमर दरवाज़े की आड़ में छुपा, दरवाज़े से टेक लगाए खड़ा इसे देख रहा था। "चाचू, ये इशिश आपने की है?" अहमद डरते उमर को देखते तस्दीक करने लगा था। उमर चाचू से तो ऐसी हरकत कि इसे दूर तक उम्मीद नहीं थी, इसीलिए पूछना लाज़िम समझा। उमर ने गर्दन हाँ में हिलाते इसे उँगली से अपनी जानिब आने का इशारा किया था। "मैं आऊँ? वहाँ?" अहमद कदरे ऊँची आवाज़ में बोला तो उमर ने कड़े तेवरों से इसे देखते मुँह पर उँगली रखते खामोश रहने का इशारा किया था। अहमद इसके अपनी जानिब बुलाने पर उलझन-ज़दा सा धीरे मुहतात कदम लेता इसके पास गया था। "जी चाचू?" अहमद के हैरानी से पूछने पर उमर ने चोर नज़रों से इर्द-गिर्द देखा था, कहीं कोई देख ना रहा हो। चाची कहें तुम्हारी? उमर ने धीमी सी आवाज़ में सरगोशी करते पूछा था। उमर के ऐसे पूछने पर अहमद ने सवाल लिया आईब्रो झुकाई थी। ऐसे ना देखो, इंसानों की तरह बताओ कहाँ है? उमर ने इसे सख्त नज़रों से घूरते कहा तो जो इसे साता पैर भौवें उचकाए घूरी जा रहा था। वह इज़्ज़त महफूज मकाम पर मौजूद है। सिक्योरिटी नहायत सख्त है और पुलिस की भारी नफरी कमरे के चारों तरफ पर कड़ी नज़र रखे हुए है। एक सिपाही तो कमरे के अंदर भी मौजूद है, जो रिश्ते में आपकी सगी बहन कहलाती हैं। तो आपका मिलना हासा नामुमकिन है। अहमद ने यकज़बान सारी सूरत हाल से अपने बेताब चाचू को आगाह किया था। मैं इससे मिल भी नहीं रहा। उमर तो अहमद के खींचे गए इन खौफनाक मंजर से बेजार होता बोला था। तो फिर अहमद ने तजस्सुस से पूछा। तो उमर ने झिझकते हुए अपनी पुश्त पर कब से रखा हाथ इसके सामने लहराया था। उमर के हाथ में आईफ़ोन देखकर अहमद की आंखें चमकी थी। ये फ़ोन इस तक पहुँचाना है, बगैर किसी को पता चले। उमर ने फ़ोन इसके सामने लहराया था। ये नामुमकिन है, आप मुझे बीजान के हाथों मरवाना चाहते हैं। अहमद ने सूखता गला थूक निकल कर खुश किया था। वो मुझ समझ गया था ये काम उमर इससे करवाना चाहता है। अहमद की बात पर उमर ने जेब से 5,000 का नोट निकाल कर इसके हाथ में दिया तो वो आँखों में खुशी लिए उमर को देखने लगा, मगर साथ ही खुद को कंपोज़ करता बोला, "आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं।" इसके ऐसा कहने पर उमर ने आँखें सकेड़ते इसे ऐसे देखा था कि अहमद फ़ौरन से पहले अपने अल्फ़ाज़ की दुरुस्तगी करता लाइन पे आया था। "मेरा मतलब है ये इनाम मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है, मैं पहुँचा दूँगा इन तक ये फ़ोन।" अहमद उमर से उमर के हाथ से फ़ोन लेता बोला तो इसकी रज़ामंदी पर उमर के भी कड़े तेवर नरम पड़े थे। इसे कहना शादी तक ये फ़ोन छुपा कर रखे, किसी को भी मालूम ना हो कि इसके पास फ़ोन है, वरना राब्ते का ये वाहिद ज़रिया भी जाता रहेगा। उमर के तनबिया करने पर अहमद ने सर हाँ में हिलाया। काम तो मुश्किल है चाचू, इनके गिर्द हर वक़्त सारे घर की लड़कियाँ मंडलाती रहती हैं। पर फिर भी अगर थोड़ी-सी नवाज़िश और हो जाती तो काम आसान हो जाता। अहमद की डिमांड पर उमर ने 2 कदम इसकी जानिब सख्त नज़रों से देखा तो वो घबरा गया था। नहीं, मेरा मतलब है ये इनाम भी कम नहीं है, हो जाएगा इसमें भी काम, आप बेफ़िक्र होकर सो जाएँ। अहमद जान छुड़वाता वहाँ से भागा था। काम होते ही मुझे मैसेज कर देना। पीछे से उमर की आती आवाज़ पर अहमद ने माथे पर सलूट मारते यस पोज़ कहा था। टिक टिक। दरवाज़े पर दस्तक देते साथ ही वो खुल गया था। सामने हफ्सा कमर पर हाथ बाँधे अहमद को सख्ती से घूर रही थी। जी फरमाएँ। तुम हटो आगे से, मुझे भाभी से मिलना है। हफ्सा के तेवर दिखाते ही अहमद भी बेज़ारी से अंदर देखते बोला था, जहाँ सारे घर की लड़कियाँ एक साथ बैठी ईमान के लिए झुरमुट डाले बातें कर रही थी। नहीं मिल सकते। बीजान की तरफ से सख्त ऑर्डर हैं, किसी भी किस्म के मर्द हज़रात, हवा वो महरम हो या ना महरम, चाची से नहीं मिल सकते। हफ्सा ने एक ही सांस में घर के जज का फैसला अहमद के गोशगुजार किया था। वजह? अहमद बेयकीनी से अपनी बहन को देखा था। बकौल इनके फिर दुल्हन के चेहरे पर रूप नहीं आता। अब जाओ जल्दी, जाओ शाबाश। अहमद ने एक नज़र ईमान को देखा तो इसे सच में वहाँ तक पहुँचना ऐसे ही लगा था जैसे मुखालिफ मुल्क की सरहद अबूर करना।
इसने अपने तेज़ दिमाग से सोच लिया था कि इसे क्या करना था, इसलिए खामोशी से वहाँ से चलता बना। थोड़ी ही देर में वो घर के लॉन में ज़रमीना के साथ खड़ा था। "क्या है? हमको क्यों बुलाई है तुम? अगर किसी देख लिया तो?" ज़रमीना हफ़्ते से डरती गिर देखकर बोली थी। "एक काम करोगी ना मेरा, मेरी प्यारी दोस्त होना है," अहमद ने इल्तिजाया कहा था। "क्या?" "ये एक फ़ोन है ईमान चाची तक पहुँचाना है। मैं प्लीज़ मदद कर दो ना वरना मैं आज चाचू के हाथों जान से जाऊँगा मैं।" अहमद ने इसके हाथ में फ़ोन थमाते मिन्नत की थी। "पागल हो? ना, ना मैं ये नहीं करेगा। बीजान को जानते हो नहीं हो क्या? ये बहुत मुश्किल है।" ज़रमीना तो सिरे से इनकार कर गई थी। "यार ज़रमीने मान जाओ ना देखो ना प्लीज़।" "नहीं, प्यार नहीं करती तुम मुझसे इसका मतलब है ना मानो कोई बात नहीं है।" अहमद इसके मुसलसल ना मानने पर प्लान बी का इस्तेमाल करते बोला था। "हम करते हैं पर ये नहीं कर सकता ना समझो।" ज़रमीना बेचैनी से बोली थी। "नहीं करती प्यार, वरना मेरी परवाह होती तुम्हें। रहने दो, तुम बस अब मेरी कब्र पर फ़ातिहा पढ़ने आ जाना तुम।" अहमद मसनूई नाराज़गी दिखाते जाने लगा कि ज़रमीना ने इसका बेसाख्तिया में हाथ थामा था। फिर समझ आने पर अचानक से छोड़ भी गई थी। जबकि अहमद तो बेयकीन सा इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख ही जा रहा था। अपने हाथों पर पहली बार अपनी महबूबा का लम्स महसूस करते दिल में मीठा सा दर्द उभरा था। हम कह रहे थे कि दे दो फ़ोन, हम कोशिश करते हैं हो जाएगा काम। ज़रमीना मारे शर्मिंदगी के चेहरा छुपाते बोली तो अहमद सरशारी से मुस्कुराते फ़ोन इसके हाथ में थमा गया था। ज़रमीना फ़ोन दुपट्टे नीचे छुपाती तेज़ कदम लेती वहाँ से जाने लगी कि पीछे से आती अहमद की आवाज़ पर इसके कदम थमे थे। वे ज़रमीने ज़ाता सरा मीना करम आई लव यू मी टू। ज़रमीना भी इसकी बात का जवाब देते वहाँ से भाग के निकली थी, जबकि अहमद तो वहाँ खड़ा अपने हाथ को देखते इसके लम्स को महसूस करता शर्मा रहा था। और वो इन दोनों को सोच और नज़र से दूर ऊपर बालकनी में खड़ा मोमिन मुँह खाली आँखें फाड़े हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े नीचे देखे मंज़र को कबूल ही नहीं कर पा रहा था। शर्म कर ले मोमिन, तेरा भतीजा ही तुझसे बेहतर निकला, मुझे क्यों लग रहा है इसकी शादी मुझसे पहले हो जाएगी। इससे तो ज़्यादा ही प्यार हूँ मैं, फिर मुझे कोई लड़की क्यों नहीं घास डाल रही। घास कैसे डालेगी, मैं कौन-सा बकरी हूँ? नहीं, मेरे लिए बकरी नहीं बकरा यूज़ होगा। उफ़! मैं मज़ीद सिंगर रहा तो पागल हो जाऊँगा। शर्फ़े इंसानी से ही उतरता जा रहा हूँ। अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि सोचूँ मैं बकरा हूँ या इंसान। इस मिसने अहमद को तो मैं कल पूछता हूँ ना, ज़रमीना जैसी समझदार लड़की इस छिपकली वाले मुँह जैसे से कैसे पट गई? मोमिन कॉफ़ी के कड़वे घूँट पीता है, अपनी ही सोचों में मगन था। फ़ोन की बेल बजने पर उमर जो बेचैनी से कमरे में टह रहा था, फ़ौरन से साइड टेबल पर पड़ा फ़ोन उठाता मैसेज पढ़ने लगा। चाचू काम हो गया। सामने ही अहमद का मैसेज पढ़कर उमर ने इसे वेल डन लिख कर भेजा और साथ ही ईमान का न्यू नंबर खोलते मैसेज करने लगा जो इसने फ़ोन भिजवाने से पहले आपने नंबर इसके फ़ोन में और इसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया था। ज़रमीना तुम कहाँ चली गई थी? हानि ने कमरे में दाखिल होती ज़रमीना से पूछा तो सब इसे ही देखने लगी। ज़रमीना तो इनके देखने पर घबरा ही गई थी। वो ना हम किचन में गया था, बीबी श्री को दवा देनी थी ना इसीलिए। ज़रमीना ने झूठ गढ़ते कहा था पर इनका ख़्याल तो अम्मू में ही रख रहे हैं ना, वो तो सोता भी इनके साथ ही है तो तुम क्यों गई? अनम ने इस मशकूक नज़र से देखते पूछा। क्योंकि इस बार इनकी दवाइयाँ बदली हैं ना तो हमको उन्होंने ही बुलाया था कि आकर तरतीब बता जाओ। ज़रबीना ने दिल में तौबा करते एक और झूठ बोला था, "अच्छा, अच्छा, जाओ देखो हम सब माइयों की थीम सेलेक्ट कर रहे हैं।" हफ्सा ने इसे अपनी जानिब बुलाते कहा था, "हाँ, हम वॉशरूम से होकर आए, फिर आता है।" ज़रमीना तेज़ी से कदम लेती वार्डरोब की जानिब बढ़ गई, लेकिन जाते-जाते इसे अपनी तरफ देखती ईमान को पीछे आने का इशारा करने लगी। तो ईमान खामोशी से उठ के इसके पीछे गई थी। बाकी सब लड़कियाँ तो लैपटॉप में मुँह घुसाए ड्रेसेस देखने में मगन थी, तो इन दोनों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया था। "हाँ, क्या हुआ?" ईमान ने परेशानी से ज़रमीना को देखा, जिसके पसीने छूटे थे। "ये लें, लाला ने भिजवाया है, कोई सवाल मत पूछें, बस इसे ले लें और मुझे सुरखरू करें। और हाँ, लाला ने ये भी पैगाम भेजा है कि इस फ़ोन का किसी को बताइएगा ना, जब तक शादी हो ना जाए, इसे छुपा कर रखें।" ज़मीना फ़र-फ़र बोलती जैसे फ़ोन ईमान के हवाले करती इसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वापस कमरे में आ गई थी। पर ज़मीना यार, ईमान तो एकदम से घबरा गई थी, इसे कुछ समझ ना आई तो फिरती से जल्दी से वॉशरूम में घुस गई थी। फ़ोन ऑन किया तो इसकी सारी सेटिंग पहले से ही सेट हो गई थी। अभी वो फ़ोन देख ही रही थी कि उमर का मैसेज स्क्रीन पर जगमगाया, "हेलो बेगम।" ईमान तो मैसेज देखते ही मुस्कुराने लगी थी, साथ ही लैप टाइप करती जवाब देने लगी थी, "अस्सलाम वालेकुम, मुझसे बात ना करें, मैं नाराज़ हूँ।" अपने फ़ोन पर बजती टून से उमर ने शुक्र का साँस भरा था। ईमान का रिप्लाई देखकर इसके माथे पर बाल पड़े थे और तेज़ी से कुछ टाइप करने लगा था। "सीधी तरह से बात करो, मुझसे ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है।" उमर के रिप्लाई पर ईमान की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। वो मज़े लेती वॉशरूम के दरवाज़े से टेक लगाते मुस्कुराते चेहरे से निचला आप दाँतों तले दबाती मैसेज टाइप करने लगी, "नहीं करूँगी ऐसे बात और अगर ज़्यादा तंग किया तो फ़ोन बेचान के हवाले कराऊँगी।"
ईमान इसे मज़ीद चिढ़ाते बोली, तो अब ही तो मौका मिला था मिस्टर सालिम से बदला लेने का। मैसेज पढ़ते उमर ने बेबसी से कनपटी मसी, यार ईमान तंग नहीं करो प्लीज़, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। उमर का मैसेज देखकर ईमान पल में परेशान हुई थी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कॉल पे बात करो फिर बताता हूँ। उमर के रिप्लाई पर ईमान ने झट से कॉल मिलाई थी। फ़ोन पर बजती बेल देखकर उमर शरारती से मुस्कुराया था। आप भाई हो ना अपने असल पे? उमर मुँह में बड़बड़ाता कॉल उठा गया था। हेलो, क्या हुआ है? आप ठीक हैं? कोई प्रॉब्लम है मुझे बताएँ? ईमान एक ही साँस में फ़िक्र से बोली थी, हाय! शुक्र है तुम्हारी आवाज़ सुनने को तो नसीब हुई, कसम से तरस गया हूँ मैं तो अपने ही माल से, कोई मिलने नहीं दे रहा। उमर पुरसुकून होता आराम से बेड पे नींद-तराज़ हो गया था, तो आपने मुझसे झूठ बोला आप परेशान हैं। ईमान सख्त लहजे में बोली थी, जी नहीं बेगम, परेशान ही था, जब से आया हूँ रूम में कोई सर ही नहीं खा रहा मेरा। मेरी मैना खो गई है, कल से नज़र ही नहीं आ रही, ना ही इसकी चूँ-चूँ करती आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या नहीं, कहीं देखा। उमर शरारत से बोला तो धीरे से मुख्तार अंदाज में हंसी थी, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, किसी को शक हो जाएगा, जो बोलना है जल्दी बोले। ईमान खुद को संभालते मोड़ दिखाते बोली थी, कहाँ हो इस वक्त? उमर ने तजस्सुस से पूछा था। वॉशरूम में हूँ, ईमान मुस्कुराते बोली थी। इसकी बात पर उमर भी मुस्कुराया था। बस तुम्हारी आवाज़ और हंसी सुनी थी, सुन ली, अब एक रात अच्छे से गुजर जाइए, अगर मुझे अपनी फ्रेश सी पिक्चर सेंड कर दो तो। उमर ने पुरसुकून प्यार भरे लहजे में कहा था, वॉशरूम में हूँ, यहीं से भेजूंगी, ओके बाय। अभी उमर जवाब देता, ईमान जल्दी से फ़ोन बंद करी। हद है, ये क्या बात हुई? ईमान की बच्ची, तुम ज़्यादा ही हवाओं में उड़ने लगी हो। करता हूँ मैं तुम्हारा इलाज। उमर अभी मुँह में बनाया था, गुस्सा निकाल रहा था कि ईमान की पिक्चर इसे रिसीव हुई थी। पिक्चर देखते जैसे उमर की सारी थकावट उड़न छू थी। वैसे इतनी भी हवाओं में नहीं उड़ी थी, वो ईमान को वॉशरूम से लेकर भेजी सेल्फी देखकर बोला था और इसे साथ ही फिर से कॉल मिला दी थी। ईमान तो इसे पिक्चर सेंड करती अभी वॉशरूम से बाहर निकली थी कि इसका नया नवेला फ़ोन फिर से बज उठा। ये किसका फ़ोन बज रहा है? अनम ने आगे पीछे देखते कहा था कि अचानक से इसकी नज़र ईमान पर पड़ी थी, जो वॉशरूम के दरवाजे के बीच ही उड़ी रंगत के साथ खड़ी थी और इसके दुपट्टे में छुपा फ़ोन जिसकी झिलमिलाती स्क्रीन देखकर अनम का मुँह खुला था। सब एक जुस्त में ईमान तक पहुँची थी। ये दिखाओ मुझे, तुम्हारे पास फ़ोन कहाँ से आया? अनम ने कड़े तेवर से देखते इसके सामने हाथ फैलाए तो ईमान ने लब कुचलते हाथ में बजता फ़ोन अनम के हवाले कर दिया था। ला तौबा! ये लड़का कितना तेज़ है। ये फ़ोन उमर ने तुम्हें दिया है। फ़ोन पर आती उमर की कॉल देखकर अनम ने आँखें फाड़े ईमान को देखते पूछा था, तो वो आराम से मासूमा जैसी शक्ल बनाती सर हिला गई। ज़रमीना को तो अपनी जान के लाले पड़ गई थी। तुम्हें तो मैं बाद में देखती, ईमान मैडम पहले इस मजनू का तो इलाज कर लो। अनम सख्ती से कहती फ़ोन उठा गई थी। हेलो, कहाँ चली गई थी? कॉल क्यों नहीं उठा रही थी मेरी? उमर की आवाज़ ईमान के फ़ोन के ओपन स्पीकर पर गूंजी थी। जिसे सब लड़कियों ने सुना था, उठाएगी भी नहीं कॉल, समझे? पकड़ी गई है फ़ोन समेत। अनम की सख्त आवाज़ कान में पड़ते ही उमर एकदम से उठ बैठा था। बॉबी यार, क्या मसला है आप लोगों का? मैं बता रहा हूँ, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। एक बार शादी को लेने दें, अल्लाह की कसम इसे इतना दूर ले जाऊँगा ना आप लोगों से, तरसेंगे आप लोग भी ऐसे ही जैसे मुझे तरसा रहे हैं। उमर तो अनम की आवाज़ सुनते रो देने को था। हाँ, हाँ, कर लेना जो करना है। अभी तो तुम ज़रा बीजान के पास चलो, बताती हूँ इन्हें मैं तुम्हारी हरकत का। अनम उमर को धमकी देते साथ ही फ़ोन बंद कर गई थी और अब गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से ईमान को देख रही थी, जो अनकरीब रो देने को थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी, होपफुली आपको नावल पसंद आएगा, होपफुली आप उमर की शादी एंजॉय कर रहे होंगे, अहमद और ज़रमीना का फिर एंजॉय कर रहे होंगे और उसके साथ मोमिन के करतूत भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सुबह फिर अगेन एपिसोड आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।